हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने आईआईटी नीट यानी कि मेडिकल एग्जाम के लिए और 11th 12th के लिए एक सीरीज चलाई है जो फुल ईयर के लिए चलेगी आपके लिए। और 12th की एक अलग सीरीज चल रही है, 11th की एक अलग सीरीज चल रही है, यानी कि 12th विद आईआईटी नीट, 11th एंड आईआईटी नीट। आप लोग समझते हैं। तो देखिए 11th की और आईआईटी नीट सीरीज यानी कि 11th प्लस आईआईटी नीट सीरीज हमने अभी स्टार्ट की है। और पहला लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। जैसे कि पहला लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैसे हुआ था। पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हुआ, कैथोड रेज की हेल्प से ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी एक सिंगल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएं और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगे तो नॉन एज कैथोड रेज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बाद, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन के द्वारा, उसके बाद हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब में के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। देखते रहे, क्योंकि इस डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आ रहे थे। तो डाल्टन ने कहा था कि एटम न्यूट्रलाइज होता है। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। यानी कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और जो इसका सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज हो गई थी। तो देख रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड के या जे थॉमसन के कंक्लूजन को और भी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे उस समय। उस दौरान 80 के दशक में 1880 में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और किसी की थ्योरी फेल होती गई, किसी की थ्योरी एक्सेप्टेड होती गई, किसी की रिजेक्टेड होती गई। ठीक है, ऐसे ऐसे इन पार्टिकल्स का धीरे धीरे डिस्कवरी हो गई। किसी ने नाम दिया, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और क्रेडिट किसी को मिल गया। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्लियर। और कैसे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे एनोड रे, क्लियर, या इनका दूसरा नाम कैनाल रे, या एक नाम और भी हो सकता है पॉजिटिव रे। पॉजिटिव रे। देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन विद द हेल्प ऑफ एनोड रे। देखिए एक बात याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से कि जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की, वो गोल्डस्टीन ने की। किसने की बच्चों? गोल्डस्टीन ने इन 1886। इसको आप क्वेश्चन को लॉक कर लीजिएगा, ये 100% ठीक है। यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। पूरा नाम ई गोल्डस्टीन था, ई गोल्डस्टीन, 1886 में। देखिए 12th क्लास में पढ़ा देते हैं या 11th में पढ़ा देते हैं हम आपको रदरफोर्ड। क्या बच्चों? रदरफोर्ड। 11th तक कम चल जाता है कि प्रोटॉन की खोज जो कि रदरफोर्ड ने की, लेकिन ऐसा नहीं, ये बाद में आकर रिजेक्ट हो गया। लेकिन चाहे नीट हो, ठीक है बच्चों, चाहे नीट हो या आईआईटी हो या यूपीएससी हो, ठीक है जी, तो ये बड़े एग्जाम होते हैं हमारी इंडिया के। तो ये सब जो प्रोटॉन की डिस्कवरी को क्रेडिट देते हैं, ये गोल्डस्टीन ही मान के चलते हैं, गोल्डस्टीन मान के चलते हैं, ई गोल्डस्टीन। अगर यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन, आंख मीच के आप टिक कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपीएससी नीट आईआईटी गोल्डस्टीन को ही क्रेडिट देती है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले डिस्कवरी कैसे हुई? एनोड रेज की बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा, आपने देखा होगा कि जब हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी की, जब कैथोड रेज हमने पढ़ी, तो कैथोड रेज में क्या था कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या ली बच्चों? डिस्चार्ज ट्यूब ली। यहां पर भी हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। कैसे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब बनाते एक। ध्यान से समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा
लेकिन आपको ऐसी समझा दी जाएगी, इसकी मत कीजिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। यहां पर हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप, इसका काम था इसके अंदर से, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से जितनी भी गैसेस हैं उनको बाहर निकालना। दिस इज वैक्यूम पंप। क्लियर? वैक्यूम पंप। अब हमने क्या किया, यहां पर एक कैथोड लिया। क्या लिया बच्चों? एक कैथोड की प्लेट ले ली। ठीक है, ये एक कैथोड की प्लेट ली। और कैथोड कैसा लिया ये ध्यान रखना, हमने लिया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या था कि इस कैथोड में छिद्र थे, छोटे छोटे छेद थे इस कैथोड में। एक पाइप की तरह ले लिया, एक कैनाल की तरह ले लिया। दिस इज द परफोरेटेड कैथोड, छिद्रित कैथोड। क्लियर? नॉन एज परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड लिया। एक एनोड लिया। आप जानते हैं एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज एनोड प्लेट। एनोड मेटल प्लेट है, एनोड है। इस पर कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव। और इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्या है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? हमने क्या किया, इधर एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। इसकी एक ल्यूमिनिसेंस मटेरियल होता है जिस पर चमक उत्पन्न हो सके। दिस इज ZnS कोटिंग। जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग की। और देखिएगा यहां से इसका जो रिलेशन कर दिया, कांटेक्ट कर दिया, एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। हमने किससे कर दिया इसका कांटेक्ट? एक हाई वोल्टेज की बैटरी से इसका कांटेक्ट करें। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव। हाई वोल्टेज कितना? 10,000 वोल्ट। क्लियर? किसी किसी बुक में 10,000 to 20,000 वोल्ट के बीच में दिया है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। 12,000 13,000 हम ले सकते हैं। क्लियर? दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या है बच्चों? ये डिस्चार्ज ट्यूब। डायग्राम बड़ा सुंदर बन गया है, आप अपने उसमें बना सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब थी ये। क्लियर? अब जैसे ही हमने इसमें पोटेंशियल दिया, इसको जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, तो इसके अंदर वैक्यूम है, तो इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई बच्चों। स्टार्टिंग में कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। अब हमने क्या किया, जब कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही तो हमने क्या किया, इसके अंदर बच्चों एक गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक गैस को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन गैस को हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस किया तो इसके अंदर 10 की पावर 1 mm of Hg प्रेशर क्रिएट हो गया, यानी कुछ प्रेशर क्रिएट हो गया। जबकि आपने देखा होगा जब हमने कैथोड रे की डिस्कवरी की थी तो डिस्चार्ज ट्यूब में हमने 10 की पावर -3 या कह सकते हैं 0.001 mm of Hg प्रेशर लिया था। ये तो बहुत कम प्रेशर था, लगभग कह सकते हैं कि ये वैक्यूम था। क्या था बच्चों? वैक्यूम, कोई भी गैस वहां पर नहीं थी। तो ये तो लगभग वैक्यूम के पास थे हम लोग। लेकिन यहां पर हमने हाइड्रोजन गैस ली तो यहां पर क्या हुआ, 10 की पावर 1 mm of Hg प्रेशर क्रिएट हो गया। जैसे हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आई तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आ गई, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए। और जैसे ही हमने इसमें, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? और जैसे ही हमने इसके अंदर 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया तो क्या हुआ, ये गैसेस के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए। और जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, E- त्याग दिया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइनस को डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दी इन्होंने। और जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो आप समझते हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। किस पर आ गया बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। गैसेस के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या हो गए? पॉजिटिवली चार्ज हो गए बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो देखिए ध्यान से, एक बात ध्यान रखना, ये मत कहना कि जो प्रोटॉन होते हैं, जो कैथोड एनोड रेज होती हैं वो प्रोटॉन होती हैं। ऐसा मत कहना कि जो एनोड रेज होती हैं वो प्रोटॉन होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे आप लोग। क्लियर? हाँ, जबकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होती है, दिस इज करेक्ट। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होती है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट एनोड रेज प्रोटॉन होती है, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है ना? क्योंकि
हाइड्रोजन के केस में तो आप इसको प्रोटॉन कह सकते हो, अगर हम गैस को बदल देंगे तो फिर आप इसको प्रोटॉन नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम एनोड रेज का E/m निकालेंगे, E/m निकालेंगे, वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम गैस चेंज करेंगे तो उसका चार्ज भी चेंज होगा, लेकिन प्रोटॉन पे तो चार्ज सर्टेन होता है, निश्चित हो सकता है, तो आप एनोड रेज को प्रोटॉन नहीं कह सकते, लेकिन हाइड्रोजन के केस में आप प्रोटॉन कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन है क्या बच्चों, ध्यान देना, प्रोटॉन है क्या? आयोनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्या है? आयोनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्लियर? आयोनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, H+ आगे। अब देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, गैसेस आयोनाइज हो गई। तो जब गैसेस आयोनाइज हो गई तो जो कैनाल रेज थी, यानी कि जो एनोड रेज थी, वो यहां से निकली, इन कैनाल में से निकली, ऐसे एनोड रेज निकली बच्चों। और ये एनोड रेज जैसे ही निकली, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे यहां से एनोड रेज निकली, एनोड से इस परफोरेटेड कैथोड में से होती हुई, इधर ये टकराई और यहां पर एक चमक उत्पन्न की। क्या की बच्चों? एक चमक उत्पन्न कर दी, एक ल्यूमिनिसेंस उत्पन्न कर दिया, ल्यूमिनिसेंस उत्पन्न किया इन्होंने एक। क्लियर? और ये ग्रीन कलर की एक शाइनिंग थी। क्या थी बच्चों? एक ग्रीन कलर की एक शाइनिंग थी, क्योंकि गैस आयोनाइज हुई। जब गैस आयोनाइज हुई तो ये हमें दिखाई दी, कलर्ड फॉर्म में दिखाई दी, ग्रीनिश कलर में दिखाई दी। जबकि ये कैथोड रेज क्या थी? कैथोड रेज तो इनविजिबल थी। क्या थी बच्चों? इनविजिबल थी, ये हमें दिखाई नहीं दे रही थी, बट ये हमें दिखाई दी क्योंकि गैसेस आयोनाइज हुई। लो प्रेशर ले रखा है हमने, इसमें थोड़ा प्रेशर ले रखा है बच्चों, ठीक है। आयोनाइज हुई और यहां पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर ये इसकी हमें एक ग्रीन कलर की इल्यूमिनेशंस दिखाई दी, जिसको हमने एनोड रेज कह दिया। क्या कह दिया बच्चों? एनोड रे बोल दिया। क्लियर? दूसरी बात, इसमें जनरेट तो कैथोड रेज भी होते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होती हैं, बहुत कम नंबर्स में क्या जनरेट होती हैं? कैथोड रेज। दिस इज कैथोड रेज। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कैथोड रेज कहां से जनरेट? कैथोड रे भी होती है इसमें जनरेट, और वो इधर चली जाती है एनोड की तरफ, चली जाती है, बट ये बहुत ज्यादा जनरेट होती हैं, ठीक है। एनोड से कौन? एनोड रेज और परफोरेटेड, इससे परफोरेटेड से, ठीक है, यहां पर निकलकर ये चली जाती है, और इनका नाम कैनाल रेज भी पड़ा। एनोड रेज का नाम कैनाल रेज पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ये कैनाल में से निकल रही है, एक पाइप में से निकल रही है, कैनाल में से ऐसे निकल रही है, तो इनका नाम कैनाल रेज भी पड़ा। तो देखिए, दो डिफरेंस थे। दो डिफरेंस क्या थे? कि पहला डिफरेंस तो ये था बच्चों, इसमें एनोड रेज की डिस्कवरी में, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में, कि हमने क्या लिया? परफोरेटेड कैथोड लिया। क्या लिया? परफोरेटेड कैथोड। लेकिन यहां पर हमने क्या लिया था? परफोरेटेड एनोड लिया था। क्या लिया था बच्चों? परफोरेटेड एनोड लिया था। एक डिफरेंस तो ये था। क्लियर? दूसरा डिफरेंस क्या था? कि हमने यहां पर हाइड्रोजन गैस ली, इंट्रोड्यूस्ड H2 गैस, हमने हाइड्रोजन गैस ली। क्लियर? और प्रेशर लिया 10⁻1 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में लिया और हाइड्रोजन गैस ली। जबकि आप देखिएगा, वहां पर हमने जब कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी तो कोई गैस नहीं ली, नो गैस, कोई गैस हमने नहीं ली, और प्रेशर था 10⁻3 mm ऑफ Hg, यानी कि बहुत कम प्रेशर था, यानी कि नियरली हम वैक्यूम के पास थे। क्लियर? वैक्यूम के पास थे। ये मेन डिफरेंस था। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कैसा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई? तो यानी कि एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई? एनोड रेज की डिस्कवरी यानी कि इसका जो क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को जाता है। 1886 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, जिस पर इनको नोबेल प्राइज भी मिला। क्लियर? और इसमें डिफरेंस क्या था? यहां पर हमने परफोरेटेड कैथोड यूज किया, वहां पे हमने परफोरेटेड एनोड यूज किया था। यहां पर हमने गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, वहां पर कोई गैस नहीं थी। हाइड्रोजन गैस की वजह से 10⁻1 mm ऑफ Hg प्रेशर आ गया बच्चों, ठीक है जी। जब हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हुई, इसने इलेक्ट्रॉन को जब हमने इसमें 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो किया तो हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हो गई, और हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होने के बाद क्या हुआ कि H+ बन गया, तो हम प्रोटॉन को कह सकते हैं आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस। बच्चों बात क्लियर। दूसरी बात कि जो आपने देखा होगा कि जब H+ आयोनाइज हो गया, हाइड्रोजन गैस बन गई, तो हमारे पास ये तो क्या था कि जो एनोड रेज थी वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर इन्होंने एक ग्रीन कलर की ल्यूमिनेसेंस जनरेट की। बात क्लियर। और यहां पर अपोजिट साइड में कुछ कैथोड रेज भी जनरेट होती है, बहुत कम होती है, इसमें हम इसको कंसिडर नहीं करते बच्चों। क्लियर। तो ऐसे प्रोटॉन की डिस्कवरी, एनोड की डिस्कवरी हुई। एनोड इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बट नॉट प्रोटॉन। एनोड इज पॉजिटिव चार्ज बट नॉट प्रोटॉन। बात क्लियर। तो देखिएगा ध्यान से, अब हम नेक्स्ट आप ये नोट करते रहा करें, ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक में। अब कुछ प्रोटॉन के बारे में हम आपको बता देते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहली बात सिंपल से पॉइंट है, ठीक है जी, कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की वो किसने की? गोल्डस्टीन ने की, ठीक है ना, गोल्डस्टीन ने। याद रखना, रदरफोर्ड को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रदरफोर्ड आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ नीट एंड IIT एंड UPSC, बट 12th लेवल में कभी कभी होम एग्जाम में 11th लेवल पर स्कूल वाले टीचर्स इसको भी नंबर दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ काम इन्होंने भी किया था। आगे पढ़ाएंगे आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। दूसरी बात कि जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम उस पर था नेगेटिव में, इस पर होता है पॉजिटिव में। क्लियर। दूसरी बात, जो मास होता है प्रोटॉन का, ठीक है जी, 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। ये लर्न रखना, आगे बहुत यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है जी, हम यहां पे एक बात और बता सकते हैं कि जो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन पर चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर चार्ज इतना माइनस के 19 कूलाम इंटू एवोगाड्रोस नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उतना ही आ जाता है 96500 कूलाम, यानी कि 1 फैराड के बराबर ही आ जाता है जितना इलेक्ट्रॉन पर था। कल इसको भी पढ़ाया गया था आपको। बात क्लियर। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या कि जो मास होता है, यहीं पे बता देता हूं बेटा, जो मास होता है इसका प्रोटॉन का, वो नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन के होता है, नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन, बट 1/1837 पार्ट, 1/1837 पार्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हाइड्रोजन का 1/1837 पार्ट होता है। इसका मास इलेक्ट्रॉन का, इसका बेटा है ना। लेकिन हाइड्रोजन, इसका प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है, और हाइड्रोजन का मास से थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है हमें। प्रोटॉन क्या होता है, H+ होता है, तो जाहिर सी बात है इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तब H+ आया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका मास 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर कम हो गया, तो प्रोटॉन का मास 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर से कम होता है, यानी कि नियरली इसके बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1 का 1837 पार्ट। बात क्लियर। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपको नोट्स में भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, ये आप अपने नोटबुक में जरूर नोट किया करें, ठीक है जी। और समझते समझते, पढ़ते पढ़ते अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं। और जैसे ही 1000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं, 850 के आसपास चल रहे हैं, तो 150 की कमी है। तो अगर आपके सहयोग से ये हो जाते हैं तो फिर हमारी लाइव का ऑप्शन खुल जाता है, फिर हम रेगुलर आपको डेली लाइव क्लासेस दिया करेंगे। डेली रात को 9 से 10 या 8 से 9 लाइव क्लासेस दे देंगे, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर हम यहाँ पर थ्योरी डिस्कस करते हैं तो फिर हम वहाँ पर ऐसा करेंगे कि आपके लिए कोशिश ये रहेगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करें,
11th लेवल के भी, 12th लेवल के भी, और नीट IIT तो उसमें इंक्लूड करेंगे लेवल फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एनोड रेज, कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज बच्चों। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या हैं? दीज आर द सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे कैसे ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, लाइक प्रोटॉन, यानी कि जो एनोड रेज होती हैं ये प्रोटॉन तो नहीं होती, लेकिन प्रोटॉन से मिलकर बनी होती हैं, प्रोटॉन से मिलकर धीरे धीरे बनी होती हैं। प्रोटॉन क्यों नहीं होती? क्योंकि ये गैसेस के चेंज करने पर ये चेंज हो जाती है। दूसरी बात क्या? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलती है बच्चों। क्या चलती है? सीधी रेखा में। आपने देखा होगा लास्ट टर्म पे हमने कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया था। क्यों किया था बच्चों? कि आपने देखा था कि जो एनोड रेज थी, सॉरी कैथोड रेज थी, उनके रास्ते में हमने एक व्हील रख दिया था, ओपेक व्हील रख दिया था, और जब कैथोड रेज उस पर ओपेक व्हील पर पड़ी तो रोटेट करने लगा। तो इससे हमें पता लग गया कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और ऐसे ही इनके रास्ते में भी अगर हम इनके रास्ते में एक व्हील रख दें, यहाँ पर एक ओपेक व्हील रख दे, तो व्हील रोटेट करने लगता है। तो जब व्हील रोटेट करने लगता है तो आप समझ सकते हैं दे पासेस मास एंड वेलोसिटी। अगर मास एंड वेलोसिटी है तो mv है तो मोमेंटम है, यानी कि इनमें मोमेंटम भी होता है। क्या होता है बच्चों? इनमें मोमेंटम भी होता है। बात क्लियर? दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट है, दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट, यानी कि नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे प्रूव हुआ कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे? मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया बच्चों, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट किया? कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। और मान लीजिएगा इधर से हमारे पास एनोड रेज आ रही हैं, तो एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करती हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं नेगेटिव प्लेट की ओर, तो जिससे प्रूव हो जाता है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रे, यानी कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज एंड आल्सो नोन एज पॉजिटिव रे। बात क्लियर? अच्छा, दे आल्सो डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे कैथोड रेज भी चार्ज पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल थे, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बात क्लियर? देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर स्पीड इज लो देन कैथोड रे। देखिए जो एनोड रे क्या है? एनोड रे प्रोटॉन से मिलकर बनी है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, तो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी स्पीड कम होती है, और इनका कैथोड रेज का मास कम होता है तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो देयर स्पीड इज लो देन कैथोड रेज। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे, जो मेन डिफरेंस था, ठीक है जी, जो कैथोड रेज और एनोड रेज में मेन डिफरेंस निकल के आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या आता है मेन डिफरेंस निकल कर, इसको हम देखेंगे। देखिए पॉइंट थोड़ा बैक करके वीडियो को नोट कर लिया करें, ठीक है ना, मुझे मिटाना पड़ता है क्योंकि स्पेस भी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जो मेन डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है ना, कैथोड रेज और एनोड रेज में, वो E/m का होता है, E/m का। देखिए मैं पहले कैथोड रेज के बारे में बताता हूं आपको, कैथोड रेज के बारे में एक बार रिपीट कर देता हूं। कैथोड रेज का जो E/m आता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg आता है। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। दूसरी बात कि इस पर एक्सटर्नल फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट फॉर एक्सटर्नल फैक्टर,
एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर से जो मेरा मतलब होता है बच्चों, उसको ध्यान समझिए। एक्सटर्नल फैक्टर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। यानी कौन कौन सा है, यानी कि इस पर कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता बच्चों, कोई टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट नहीं होता। इस पर कैथोड रेज के E/m पर कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, बात क्लियर। और इस पर नेचर ऑफ गैस का इफेक्ट भी नहीं होता, नेचर ऑफ गैस का इफेक्ट नहीं होता। यानी कि दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये याद रखिए, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन जो एनोड रेज है, क्या है बच्चों, जो एनोड रे हैं, इनके E/m को मैं देखूं तो अगर मैं नेचर ऑफ गैस का इफेक्ट पड़ता है, नेचर ऑफ गैस, इफेक्टेड बाय नेचर ऑफ गैस, क्या कह सकते हैं हम, इफेक्टेड बाय नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस से चेंज हो जाती है। यानी कि जब हमने हाइड्रोजन गैस ली बच्चों, ठीक है ना, तो ये प्रोटॉन थी, क्या थी, ये प्रोटॉन थी। तो मास कितना था, चार्ज कितना था, मास कितना था, हाइड्रोजन के मास के बराबर। हमने हीलियम लिया, हीलियम क्या होती है, 2He4 होती है, 2He4, तो मास ज्यादा हो गया, तो गैस के मॉलिक्यूल थोड़ा बड़े हो गए। हमने क्या किया, हमने बेरिलियम ले लिया, हमने क्या किया, और हम बड़ी गैस लेते चले गए, गैस को चेंज करते चले गए हम लोग, तो गैस के मॉलिक्यूल्स चेंज होते चले गए। तो जैसे आप गैस चेंज करते हैं, मॉलिक्यूल बड़े होते चले जाते हैं और उसके मास में चेंज आ जाता है, और जब मास चेंज होगा तो जाहिर सी बात है E/m भी चेंज हो जाएगा, बात क्लियर। लेकिन हाइड्रोजन के केस में तो वो सेम ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे गैस चेंज करते हैं, मास चेंज होता है और ये E/m भी चेंज हो जाता है। यानी कि एनोड रेज में बस एक ही डिफरेंस है कि एनोड रेज का E/m नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, यानी कि इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ गैस। अगर हम गैस को चेंज कर देते हैं तो ये इसका E/m भी चेंज हो जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज भी पढ़ ली आपने। तो प्रोटॉन को हम एक वर्ड में कह सकते हैं, प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है। हैव चार्ज नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अब जैसे जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो गई, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता लग गया, प्रोटॉन का मास भी पता लग गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों एटम में होते हैं, यानी कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन शेल्स में राउंड करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो एटम था उसका मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के इक्वल नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एटम के अंदर और भी है, कुछ ना कुछ एटम के अंदर कुछ और भी है, कुछ डिफरेंस आ रहा था। दोनों के मास को इक्वल करें और एटम का मास देखें तो सेम नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब कुछ और पार्टिकल भी है। और कौन पार्टिकल है, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं था, फिर आगे पता लगा कि इसमें न्यूट्रॉन है। क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन है। चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन, ठीक है नहीं, यानी कि फिर बाद में जब डिस्कवरी हुई और देखते रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो चैडविक के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे न्यूट्रॉन को, आगे चल के डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है जी। तो यानी कि इसका मतलब तो इसके अंदर कोई और भी पार्टिकल है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। पहले हम इस पे एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम आपको एक बात बताएं, जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ाया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाया और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाने के बाद इन 3 टॉपिक्स पे मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, तो जिससे कि आपको ये 3 टॉपिक्स के वीडियोस तैयार किए आपने, तो जिससे कि आपको क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें अप्रोच कैसे लगाते हैं, आंसर कैसे निकाले जाते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको कैसे ठीक से समझना है, उन क्वेश्चन की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम, ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ, क्वेश्चन है ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ, a strong argument in favor of particle nature of cathode ray, in favor of particle nature of cathode ray, यानी कि कैथोड रे एक पार्टिकल नेचर शो करता है। क्या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है इसमें? ऑप्शन देखते हैं, प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, ये ऑप्शन दिया है इसने, प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस या ल्यूमिनेसेंस भी लिख सकते हैं, यानी कि ये चमक उत्पन्न करते हैं, ठीक है, चमक उत्पन्न करते हैं। ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्या बेटा,
ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेवल करते हैं। आपने देखा होगा हमने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम जनरेट कर दिया था। तीसरा ऑप्शन दिया कैन रोटेट ए लाइट पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। कैन रोटेट ए लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। डी ऑप्शन देखिए, कैन शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग इन देयर पाथ। नहीं, शैडो, कास्ट SHADOW, शैडो यानी परछाई शो करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस भी करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल होते हैं। कास्ट शैडो, एक शैडो भी दिखा देते हैं, शो करते हैं। कैन ट्रेवल इन लाइट पेडल व्हील। कैन रोटेट ए लाइट, इनकी रोटेट का मतलब घुमाना, रोटेट ए लाइट पेडल व्हील। आपने देखा होगा जब कैथोड रे आ रही थी, ठीक है, इधर से, ठीक है जी, तो हमने बीच में एक लाइट पेडल व्हील रख दिया था, तो ये घूमने लगा, तो इसका मतलब कैथोड रेज में क्या है, मास है और चल रही है, तो वेलोसिटी भी है, यानी कि मोमेंटम है। क्या है बच्चों, एक मोमेंटम है। जब इसमें मोमेंटम है यानी कि मास है, तो क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ऑफ फेवर ऑफ पार्टिकल नेचर, यानी कि अगर पार्टिकल नेचर है कैथोड रेज की, तो उसके लिए आर्गुमेंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज एक्ट एज ए पार्टिकल बिहेवियर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यही है कि वो रोटेट कर देती है, इसको पेडल व्हील को, एक व्हील को रोटेट कर देती। क्यों कर देती, क्योंकि मास है, और कोई भी पार्टिकल होगा तो उसमें एक मास होगा। क्या होगा बच्चों, मास होगा। बात क्लियर, बात समझ में आती है। एक मास होगा, अगर इस पे एक मास टकराया किसी वेलोसिटी से, तो ये रोटेट करने लगा, और इससे पता लग गया कि ये, अगर हम बहुत सारे डस्ट पार्टिकल ले ले और ऐसे मार दें किसी व्हील पर, तो वो रोटेट करने लगेगा। यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लें, ऐसे मार दें, तो वो रोटेट करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो ऐसे पार्टिकल का भी मास होता है। तो यही पॉइंट शो करता है कि कैथोड रेज का स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है कि वो लाइट पेडल व्हील को घुमा देती हैं और एक्ट एज ए पार्टिकल नेचर। बात क्लियर। तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों को जरूर सर्कुलेट कीजिएगा, आपको भी फायदा मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड देन आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोडाइफर्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है जी। ये सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स पर कुछ ऑब्जेक्टिव करने के बाद और आने वाली संडे की क्लास में आप अपने आप को प्रिपेयर करिए ठीक से, और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगर नंबर ज्यादा भी ना आए तो घबराने की कोशिश नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। हमारे पास बहुत टाइम है बच्चों, क्योंकि आप 11वीं के स्टूडेंट हैं, अभी पूरा 11वीं पढ़ना है, पूरा 12th पढ़ना है। उसके बाद आपको IIT नीट का एग्जाम देना है। आपके पास 2 ईयर है, 2 ईयर में मैं आपको स्ट्रॉन्ग बना दूंगा बिल्कुल बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।